सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नो बच्चों, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग आज दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, और दूसरा एक चैप्टर जो हम दोपहर में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। वो प्लांट से रिलेटेड है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। फिर नेक्स्ट डे कल हम सेल डिवीजन सुबह में कंप्लीट करेंगे, और शाम में फिर प्लांट से रिलेटेड कोई एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हर 1.5 घंटे और 1 घंटे के अंदर हम हमारा एक एक चैप्टर आसानी से, छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है। नौ बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर जिसको कहा जाता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो आपको एक्सेल एकेडमी में मिल जाएंगे। अगर आप उसको और थोड़ा डिटेल अगर पढ़ना चाहें तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने वन बाय सब टॉपिक अलग अलग लेक्चर्स बनाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उसको इतना डिटेल में पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ बता दूंगा ना। खलिया हयात की इकाई है, तो हमको ये मालूम है कि सेल को जब भी हम डिफाइन करते हैं या सेल की जब भी हम तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जिंदगी की क्या है ये जिंदगी की साख्ती और अफआली इकाई है। खलिया क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, खलिया इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये कहते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि जिंदगी की क्या है, साख्ती और अफाली इकाई है। ना बच्चों, बहुत फास्ट बढ़ते हुए कि जो सेल होते हैं, सेल को दो तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो यूनिसेल्यूलर है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो मल्टी सेल्यूलर है। यानी हमारे पास जो जानदार है, कुछ जानदार कैसे है, जानदार यककलबी है, एक खलिए से बने हैं, और कुछ जानदार ऐसे हैं जो कसीर खलबी है, जिनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जहां पर एक खलिया होता है, एक खलिए से बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। जहां पर एक से ज्यादा खलिए से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को और एक अच्छे अंदाज में समझ लीजिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा आजाद होते हैं। कैसे होते हैं, आजाद होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, जितने भी फंक्शन है, जितने भी काम है, जितने भी क्या है, काम है, वो सारे के सारे एक पहिए के अंदर अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ पर एक और खास बात क्या होती है कि जितने भी काम है, जैसा रेस्पिरेशन है, इनहेलेशन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है, खाना है, ठीक है, तो ये जितने भी फंक्शन है वो सब के सब काम कौन करता है, एक खलिया करता है। दूसरा, मल्टी सेलुलर के अंदर क्या है, तो मल्टी सेलुलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन। क्या देखने को मिलेगा इनको, कोऑर्डिनेशन। यानी यहाँ पर जितने भी खलिए होते हैं, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा,
बाहमी रक्त देखने को मिलेगा कि ये जो सेल है वो सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और उनके दरमियान में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, बाहमी रक्त होता है और उस बुनियाद पे ये सारे के सारे क्या करते हैं, काम करते हैं। ना बच्चों और फास्ट हम बढ़ते हैं कि जो सेल है, सेल की जो डिस्कवरी है उसमें सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोस्कोप बना और इस माइक्रोस्कोप या जिसको हम कहते हैं खुर्दबीन, क्या कहते हैं उसको, खुर्दबीन। ये जो खुर्दबीन बनाने वाले थे वो थे एंटोन वॉन ल्यूवन, एक साइंसदान थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप में उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया, उन्होंने सेल को देखा। जिस सेल को इन्होंने देखा था वो सेल कैसा था, लाइव सेल था, यानी जिंदा सेल था या लिविंग सेल था। जो जिंदा सेल था उनको उसको उन्होंने देखा। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कौन सा सेल देखा, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने स्पर्मेटोजोआ, यानी जो आगे चल के क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, उस सेल को उन्होंने देखा था। तो याद रखना एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि जो लिविंग सेल है या जो जिंदा खलिया है वो किसने देखा, तो वो किसने देखा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन साइंसदान ने वो देखा था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो सेल था उस सेल में सबसे पहले देखा गया न्यूक्लियस। उस सेल के अंदर क्या देखा, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे वो, रॉबर्ट ब्राउन। तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की दरियाफ्त, न्यूक्लियस की जो दरियाफ्त है वो दरियाफ्त किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। और उसके बाद फिर यहाँ से जो रिसर्च है, जो तहकीक है, उसको बहुत ज्यादा क्या कहेंगे कि अपलिफ्ट हुआ, उसको बहुत ज्यादा मदद मिली, लोगों ने उसके ऊपर तवज्जो करना शुरू किया। तो जो पहला है सेल, जो खलिया है, उसको किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और वो जो खलिया था वो कौन सा था, जिंदा खलिया था। ठीक है। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है जिसने न्यूक्लियस देखा था। ना बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहा जाता है सेल थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको, सेल थ्योरी। तो ये जो सेल थ्योरी या नजरिया, खलिए का नजरिया या नजरिए खलिया, क्या कहा जाता है उसको, नजरिए खलिया या खलिए का नजरिया। तो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नजरिया दिया था। तो कभी कभार इसको कहा जाता है स्लेडन एंड शॉन, स्लेडन एंड शॉन थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे स्वेडन एंड शॉन। तो उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज किया था, इसलिए कुछ जगह पर उनके नाम से भी इसको कहा जाता है स्लेडन एंड शॉन थ्योरी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने दो बातें की। इन्होंने क्या कहा कि तमाम जानदार उज़्व, जितने भी जानदार होते हैं वो या तो खलिए से या खलिए के महासे से बने होते हैं। अब इसके पीछे एक कंप्लीट रिसर्च है इनके, श्लेडन का और शॉन का एक कंप्लीट रिसर्च है। एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, और एक ने प्लांट के सेल को ऑब्जर्व, पूरे प्लांट को ऑब्जर्व किया, प्लांट के अलग अलग सेल को ऑब्जर्व किया। एक जूलॉजिस्ट है, उसने एनिमल के जो जानवर होते हैं उनके सेल वगैरह को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद दोनों ने ये बात कहे। तो अब हम उस डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इतना उसमें पूछा नहीं जाता। उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि श्लेडन और शॉन के जो थ्योरी थे उसके पॉइंट्स क्या है। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि जितने भी यानी तमाम जो जानदार होते हैं उन तमाम जानदार उज़्व या तो खलिए से या तो खलिए के महासिल से बने होते हैं। फिर यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रेडोल्फ विर्च। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रेडोल्फ विर्च। ये जो रेडोल्फ विर्च थे, इन्होंने कहा कि उन्होंने एक ग्रीक
स्टेटमेंट दिया था जिसको कहा जाता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि तमाम खलिए से पहले से ही मौजूद खलियों से क्या होते हैं, पैदा होते हैं, यानी जो पहले से मौजूद खलिए हैं वो कहां से आते हैं? तो उनका ये कहना था कि तमाम खलिए पहले से मौजूद अपने जैसे खलियों से वजूद में आते हैं। उनका कहना यह था कि जो पहले से खलिए मौजूद है उन्हीं खलियों से नए खलिए वजूद में आते हैं। तो याद रखिए कि जो सेल थ्योरी है उस सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट वो है जिसके अंदर क्या है कि तमाम जानदार उज़्व या तो खलिए से या खलिए के महासिल से बने होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो रडॉल्फ विर्च्यू वो आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये जो दो थे इन्होंने ये बात नहीं बताया कि जो खलिए ओरिजिनेट होते हैं या खलिए बनते हैं तो ये कहाँ से बनते हैं। जिस तरह से हमने इवोल्यूशन में पढ़ा, इवोल्यूशन और ये थोड़ा एक अलग टाइम, तो इवोल्यूशन में भी ये बात बाद में समझ में आया कि बायोजेनेसिस होता है। पहले से मौजूद कुछ खलिए थे जिनकी वजह से हमारे पास नए खलिए, प्री एग्जिस्टिंग कुछ थे ना। तो उसी तरह की इवोल्यूशन वाली कुछ बातें थी, थोड़ा सा आप उसको भी याद करिए जिसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, तो आपको इवोल्यूशन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तो उसी तरह की बात कुछ यहाँ पर लग रही है कि तमाम खलिए पहले से मौजूद अपने जैसे खलियों से क्या होते हैं, वजूद में आते हैं। तो इसको कहा जाता है सेल थ्योरी। ये दो ही पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नाउ अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो सेल है, सेल को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया, क्योंकि हमने पढ़ा कि रॉबर्ट जो ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया और न्यूक्लियस आइडेंटिफाई किया। और ये न्यूक्लियस जो इंटैक्ट फॉर्म में है या किस तरह का कंप्लीट डेवलप फॉर्म है नहीं है, इस बुनियाद पे जो खलिए है, जो सेल है, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। जो सेल है और उस सेल में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। तो अब यहां पर दो तरह के सेल हैं। एक वो सेल है जिसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है जो कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। नो बच्चों, एक और चीज जो मेरे को यहाँ क्लियर करना है, कैरियो जो वर्ड आ रहा है, कैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो प्रो का मतलब होता है पहले और यू का मतलब होता है सही, ट्रू, यानी बाद के दौर में। तो हम और उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं पेश नोवा की खलियां, और यूकैरियोटिक सेल को कहते हैं हम नोवा की खलियां। पेश नोवा की खलियां, और इसको कहते हैं हम नोवा की खलियां। ना इनको पेश नोवा की खलियां या इनको प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं? तो इनके पास जो न्यूक्लियस है, जो मरकजा है, वो बगैर मरकज़वी गिलाफ के होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस होता है इट लैक्स मेम्ब्रेन, इसके अतराफ में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनका जो मरकज होता है उसके अतराफ में गिलाफ
या हम और कहेंगे मरकज़ी गिलाफ मौजूद होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो सिंपल याद रखना है कि सेल के पास न्यूक्लियस किस तरह का है। ये मैंने क्यों लिखा इस तरह, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। सेल के पास न्यूक्लियस किस तरह का है, उस बुनियाद पर यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में डिवाइड किया हुआ है। न्यूक्लियस अगर उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सेल कौन बन गया, प्रोकैरियोटिक सेल। और न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन है और वो अगर जिस सेल में होता है तो उस सेल को क्या का नाम दिया गया है, यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल जिन जानदारों में होते हैं, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे पेशनवाती जानदार। और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होता है उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे नोवाती जानदार। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल कौन सी है, तो प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया। ठीक है, या इसी तरह से हम कहें सियानोबैक्टीरिया। इसी तरह से अगर हम कहें तो वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसी तरह से यूकैरियोटिक के अंदर बहुत आसान है, जिनको हमेशा याद रखते हैं, एनिमल सेल या एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल प्लांट। इसी तरह से यहाँ पर आप फंजाई है ना, इनको भी ले सकते हैं, प्रोटिस्ट। तो ये सब कौन है, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो मरकज़ा होता है उस मरकज़े के अतराफ में मरकज़ी गिलाफ मौजूद होता है। यानी इनका जो डीएनए है, इनके डीएनए के अतराफ में एक मेम्ब्रेन होती है। नाउ अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक से। ये हो गया। ना पेश नवाती खलिए क्या होते हैं, पेश नवाती खलिए मतलब ऐसे खलिए जो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी या उसको कहेंगे सुरअत के साथ क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, एक से ज्यादा बन जाते हैं। तो ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट क्या करते हैं, एक से ज्यादा बन जाते हैं। दूसरा ये कैसे होते हैं, ये यककल्पी होते हैं। ये जानदार कैसे होते हैं, यककल्पी होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल की बात करें तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल की अगर बात करें या प्रोकैरियोटिक को रिप्रेजेंट करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे जानदार है, वो कौन है, वो है बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और इसमें नाम ऐड करिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन
एल्गी, और तीसरा है PPLO। PPLO मतलब प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स याद रखना है आपने। ठीक है। नाउ ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, अगर उनके शेप की और उनके साइज की, उनके शेप यानी उनके साफ और उनके साइज यानी उनकी लंबाई की बात करें, तो साफ उनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, मुख्तलिफ होती है, और उनके साइज के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलता है, हमको इख्तलाफ देखने को मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर की, तो माइकोप्लाज्मा ये 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और ये स्मॉलेस्ट सेल है। कैसा सेल है ये? स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटा सेल है। ठीक है। दूसरा, अगर छोटा उससे थोड़ा बड़ा साइज बात करें तो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है जो 5.3 माइक्रोमीटर है। इसी तरह से शेप की अगर बात करें इनके पास, तो इनके पास बेसिकली चार तरह की शेप देखने को मिलते हैं। बैसिलस, कोकाई, बैसिलस, कोकाई, स्पिरुलम या स्पाइरल स्पिरुलम, बैसिलस, कोकाई, स्पिरुलम। और एक होता है विब्रियो। विब्रियो। बैसिलस मतलब ये रॉड की तरह दिखाई देते हैं। कोका ये जो होते हैं ये गोल होते हैं, राउंड होते हैं। स्पिरुलम ये स्प्रिंग की तरह दिखाई देते हैं। और जो विब्रियो होते हैं वो कॉमा लाइक होते हैं। तो इनकी ये इस तरह के क्या है, डिफरेंट टाइप के शेप्स है। नाउ बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स की। नाउ बच्चों मेरे साथ फास्ट बनाइए इसको।
बन गया डायग्राम। नाउ बच्चों वन बाय वन हम बहुत फास्ट इनके फंक्शन और ये क्या काम करते हैं देखते चलेंगे, ठीक है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और सेल वॉल क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। नाउ बच्चों सबसे पहले बात कर रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कह रहे हैं हल्वी झिल्ली। हल्वी झिल्ली, ये जो हल्वी झिल्ली है प्लाज्मा की और प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की दोनों भी एक जैसी है। कुछ बातें हम वहां पर भी समझेंगे, कुछ बातें यहाँ समझ लीजिए कि ये कैसी होती है प्लाज्मा झिल्ली। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये कुछ चुनिंदा चुनिंदा आयंस को अंदर और बाहर आने जाने की क्या करेगी, इजाजत देगी। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिलेक्शन होगा, हर कोई अंदर जा नहीं सकता, हर कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता। कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। यहाँ पर अगर आप हम जब आगे स्ट्रक्चर में और भी डिटेल में कुछ चीजों को स्टडी करेंगे वहां पर, तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और लिपिड जो होते हैं वो उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसके जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। नाउ दूसरा दूसरा है सेल वॉल, या जिसको हम कह रहे हैं हल्की दीवार। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जो बनी होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन मटेरियल। पेप्टिडोग्लाइकैन मटेरियल की क्या होती है, बनी होती है। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन है इसमें दो यूनिट्स होती है या दो सब यूनिट होती है। एक होती है नाभ, एक होती है नाम। एक होती है नाभ और एक होती है नाम। नाभ का मतलब क्या होता है, एन एसिटिक ग्लूकोजामाइन। क्या होता है इसमें, एन एसिटिक ग्लूकोजामाइन। और एक होती है नाम जिसके अंदर होता है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। नाउ सेल वॉल के ऊपर जब हम स्टेनिंग करते हैं, सेल वॉल को अगर आपको देखना है तो देखने के लिए क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करना मतलब उसको रंग देना। स्टेनिंग करना मतलब रंग देना।
तो यहाँ पर एक स्टेनिंग के लिए जो कलर यूज करते हैं, जो रंग यूज करते हैं, इसको कहा जाता है क्रिस्टल वायोलेट। क्या कहा जाता है इसको? क्रिस्टल वायोलेट, जिसकी वजह से वो आपको जो दिखाई देगा नीला यानी पर्पल, इस तरह से दिखाई देगा आपको वो नीला या पर्पल कलर का जो रंग होता है, उस तरह से हमको वहां पर सेल दिखाई देते हैं। तो सेल वॉल को जब आप कलर करते हैं, यानी सेल वॉल को जब आप रंग देते हैं, तो इस बुनियाद पे जो बैक्टीरिया सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, स्पेशली बैक्टीरिया सेल को। कुछ वो होते हैं जिनको कहा जाता है पॉजिटिव, और कुछ होते हैं जिनको कहा जाता है नेगेटिव। अब ये जो स्टेनिंग टेक्निक है, ये किसने डेवलप किया? तो ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था उनका? क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम। तो उस उनके नाम पर इस स्टेनिंग टेक्निक को कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग। उनके नाम पर इस स्टेनिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब जब आप ग्राम स्टेनिंग टेक्निक परफॉर्म करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके पास वो रंग बाकी रह जाता है, वो रंग बाकी रह जाता है, या वो कलर हो जाते हैं, उनको रंग लग जाता है, तो उनको कहा जाता है पॉजिटिव, और इनको नाम दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव। कहा जाता है इनको ग्राम पॉजिटिव। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव। तो जिनके पास, जिन खलियों के पास क्रिस्टल वायोलेट रह जाता है, उनको क्या कहा जाता है? ग्राम पॉजिटिव। और जिनके पास से, जिन खलियों से रंग निकल जाता है, उनको क्या कहते हैं? ग्राम निगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये अगर माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में आपको ये कैसे दिखाई देंगे? पर्पल इन कलर। कैसे दिखाई देंगे? पर्पल इन कलर। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, चूंकि उनके पास से रंग निकल गया, तो उनको एक और स्टेन देते हैं, जिसको कहा जाता है सैफरॉन, सैफरानी। एक और स्टेन, एक और कलर इस्तेमाल करते हैं, नतीजे में वो आगे आपको कैसे दिखाई देते हैं? पिंक कलर, यानी कैसे दिखाई देते हैं आपको? गुलाबी। तो यहाँ पर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं, या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देता है। तो याद रखिए कि वो पर्पल दिखाई देते हैं, यानी नीले रंग के दिखाई देते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या तो वहां पर रहेगा कि कलरलेस, बगैर रंग के, ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर अगर वहां पर ये ऑप्शन आ गया है कि उनके ऊपर पिंक कलर या गुलाबी कलर चढ़ जाता है, तो समझ जाना कि वो बात किसकी हो रही है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हो रही है, क्योंकि उनको आगे चल के सेफ्रानिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, अभी ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक बहुत लंबी टेक्निक है, एनसीईआरटी ने इसको बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं किया है, इसलिए हम भी उसको नहीं छेड़ रहे, लेकिन हम वो चीजें याद रखेंगे जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। जी, हो गया? समझ आ रहा है? नो? नाउ एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा ग्लाइकोकैलिक्स। एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की होती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स वो होती है जिसको कहा जाता है स्लिम लेयर, और दूसरी होती है उसको कहा जाता है कैप्सूल। अगर सॉफ्ट है और स्मूथ है, तब इसको क्या कहेंगे? स्लिम लेयर। और अगर टफ है, हार्ड है, यानी सख्त है,
तब उसको क्या कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे। तो ये जो तीन लेयर है जिसकी मैंने बात किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोजेनिक्स, ये तीनों भी लेयर मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, सेल इनवॉल्व। क्या बनाते हैं इसको, सेल इनवॉल्व बनाते हैं। तो उसको सिंपल याद रखिए कि ये एक सेल इनवॉल्व बनाते हैं। मैंने इसको खलवी लिफाफा लिखा है, लेकिन ये सेल इनवॉल्व बेसिकली क्या करता है, ये एक तहफ्फुज़ी, क्या बनाता है, तहफ्फुज़ी इकाई, यानी ये तीनों मिलकर एक इकाई या यूनिट की तरह काम करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल इनवॉल्व कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, उसके तहफ्फुज़ी इकाई बनाते हैं। नाउ बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं, मीसोजोम। मीसोजोम क्या होता है, तो मीसोजोम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, फलवी झिल्ली का अंदरूनी उभार होता है। कैसा होता है ये, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसको हम कह रहे हैं फलवी झिल्ली, उसका अंदरूनी उभार। अंदरूनी उभार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल साइड में उसके अंदर की जानिब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है अंदरूनी उभार। और ये जो मीसोजोम है ये इसकी यानी प्रोकैरियोट की खुसूसियात है। खुसूसियात का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम किसी को ये कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा हंसता है, ये बहुत अच्छी बात करता है, ये बहुत अच्छी स्पीच करता है, ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या है, आइडेंटिटी है। इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो है मीसोजोम। कि आप किसी को अगर पहचानना है, अगर उस फलिए के अंदर मीसोजोम है तो आप बोलेंगे कि हाँ ये फलिया प्रोकैरियोटिक फलिया है। ठीक है, तो मीसोजोम। ना मीसोजोम के कुछ फंक्शंस है, ये इसलिए भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल किए जा सकते हैं। तो इसका एक काम तो ये होता है कि ये खलवी दीवार बनाता है, खलवी दीवार बनाने का इसका जो काम है या इसके जो फंक्शंस है, तो उसमें से एक फंक्शन तो ये है कि ये क्या करता है, खलवी दीवार बनाता है, मतलब सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल बनाने का ये काम करता है। दूसरा ये काम करता है रेस्पिरेशन, यानी अमल तनफ्फुस। कहाँ पर मदद करता है ये, अमल तनफ्फुस। तो बैक्टीरियल सेल के पास जो रेस्पिरेशन वगैरह है उसमें ये हेल्प करता है। इसी तरह से ये एक काम करता है, वो है रेप्लिकेशन। कौन सा काम करता है ये, रेप्लिकेशन। इनका जो न्यूक्लियोइड है, जो डीएनए मटेरियल है, उसका रेप्लिकेशन करना, प्लस उसी डीएनए का रेप्लिकेशन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रेप्लिकेशन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमको मालूम है कि जब ये बैक्टीरिया से डिवाइड होंगे, दो दूसरों में टूटेंगे, तब उनके पास क्या जाना चाहिए, डीएनए जाना चाहिए। तो उसका रेप्लिकेशन करना प्लस उसको डिवाइड करना, उसको प्रॉपरली, ये काम भी किसका है, मेसोजोम का। फिर यहाँ पर एक और काम करता है, वो है खामरे। जो खामरे होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को बनाना या उन एंजाइम को पैक करना, उनको संभाल के रखना, ये भी काम कौन करता है, मेसोजोम ये काम करता है। ठीक है, ना बच्चों, ये जो उभार है मेसोजोम, तो इस तरह से जो साइनोबैक्टीरिया है, जो सियानो बैक्टीरिया, उनमें भी कुछ उभार होते हैं। उन उभार को कहा जाता है क्रोमैटोफोर। क्या कहा जाता है उनको, क्रोमैटोफोर। यानी क्रोम वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर क्रोमैटोफोर है इसका मतलब इनके पास क्या होंगे, इनके पास होंगे पिगमेंट्स। क्या होंगे इनके पास, पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स का इस्तेमाल वो अपने बॉडी में फूड बनाने के लिए, सनराइज को इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह के लिए
करते हैं। तो सिंपल याद रखना है कि इनके पास भी, सियानोबैक्टीरिया के पास भी उभार होता है, और वो उभार क्या कहलाता है? क्रोमेटोफोर। तो जिस तरह से हम मीजोजोम है, इसी तरह से यहाँ पर भी इंटरनल उभार है, लेकिन वो कौन है? क्रोमेटोफोर, जिसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए उसको बोला गया है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो डीएनए की कॉपी बनाने का जो अमल होता है वो होता है रेप्लिकेशन। ना हो इसी तरह से इनके पास होता है राइबोसोम। क्या होते हैं इनके पास? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है बच्चों? तो राइबोसोम सिंपल इतना याद रखिए कि ये प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, यानी ऐसी मशीन है जिससे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। अब राइबोसोम यहाँ जो होता है वो होता है 17S टाइप। यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा टाइप का होता है? एस। एस स्टैंड फॉर स्वेट बर्स्ट यूनिट। एस का मतलब क्या है? स्वेट बर्स्ट यूनिट। फिर यहाँ पर याद रखिए कि राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स है। जो राइबोसोम है उस राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट है। एक सब यूनिट है जो स्मॉल है, दूसरी सब यूनिट जो है लार्ज है। एक बड़ी यूनिट है और एक छोटी यूनिट है। जो छोटी यूनिट होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उसको कहा जाता है 30S, और जो बड़ी सब यूनिट है उसको कहा जाता है 50S। तो 30, 40, 80 होना चाहिए, लेकिन बेसिकली कितना टाइप होता है? 17S टाइप होता है। ठीक है, फिर ये जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम आजाद भी हो सकते हैं, और ये राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं। जब राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़े होते हैं, जब राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़े होते हैं तब उनको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यहाँ डायग्राम में मैंने नहीं बताया, बता देता हूँ कि अगर इस तरह का डायग्राम अगर है, ठीक है, कई सारे अगर एमआरएनए के साथ कई सारे राइबोसोम है तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रकबे को बढ़ाना मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर फोल्डिंग्स वगैरह करवा देना, यानी ये मेसोसोम जो है इसका एक बड़ा फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जो मेसोसोम है क्या करती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका रकबा बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? उसका रकबा बढ़ा देता है, यानी टू इंक्रीज सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो फोल्डिंग दिख रही है आपको, अगर फॉर एग्जांपल ये फोल्डिंग नहीं होता, ये फोल्डिंग ना होते हुए इस तरह का स्ट्रक्चर होता, अब यहाँ पर कितने एंजाइम बैठेंगे? 4, 5, 6। लेकिन अगर इस तरह से फोल्डिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये सरफेस पे भी एंजाइम बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो इतने सारे, तो इतनी सी जगह में जब 4 बैठ रहे थे, अब इतनी सी जगह में 400 बैठ गए। यानी एक जगह होती है, एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है, लेकिन उस प्लॉट के ऊपर जब हम बिल्डिंग बना देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नीचे के फ्लोर पे जब तक एक छोटा सा घर था तो 4-5 लोग रहते थे, लेकिन जब आपने 1, 2, 3, 4 मंजिला बढ़ा दिया तो आपने उस जगह का सरफेस एरिया क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। सरफेस एरिया का बड़ा करने से फायदा क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजों को या बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? अकोमोडेट करते हैं, जगह देते हैं रहने के लिए। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में काम ज्यादा होगा। अगर कोई कंपनी है वो छोटी सी जगह में थी, अगर आप उसको बिल्डिंग में बना दे तब उस कंपनी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे? काम होंगे। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया रकबा बढ़ने का फायदा है।
कि उसके अंदर काम ज्यादा होगा। ठीक, इनर जिनर डाउट क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आया कंसेप्ट? ना बच्चों, अब एक और ऑर्गेनली है जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? तो प्लाज्मिड को याद रखिए, इसको सिंपल डिफाइन करना है, और इसको इसलिए भी थोड़ा स्ट्रेस देना होता है कि हमने जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, तो वहां पर हमने प्लाज्मिड पढ़ा, और प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो प्लाज्मिड कहाँ से आइसोलेट कर रहे थे हम? बैक्टीरिया से। इसलिए हम वहां पर इकोलाई, है ना, अलग अलग नाम बार बार ले लेते बैक्टीरिया से, तो उनके पास से क्या होता है, हमको क्या मिलता है? प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? उसकी वजह यह है कि ये जो प्लाज्मिड है, इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से ये प्लाज्मिड क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, एक से ज्यादा डबल टिबल हो जाता है, और हमको तो वही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए प्लाज्मिड को आप कैसा डिफाइन करेंगे? तो प्लाज्मिड को डिफाइन करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी ये ऑलरेडी डीएनए मटेरियल यहाँ पर है, बट ये एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल, तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। दूसरा, डबल स्ट्रैंडेड, यानी दो धागों से बना हुआ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड। तीसरा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी अपनी खुद की कॉपी वो बनाएगा, अपनी खुद की कॉपी बनाएगा। उसको कहा जाता है, उस डीएनए मटेरियल को क्या कहा जाता है? उस डीएनए मटेरियल को कहा जाता है प्लाज्मिड। तो सिंपल याद रखना है, प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। इसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड करता क्या है? तो दिस प्लाज्मिड इज मेनली रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग। फॉर एग्जांपल, ये क्या करता है? जो भी सेल है उसको इजाफी इजाफी कुव्वत देता है। इजाफी कुव्वत किस तरह से देता है? तो फॉर एग्जांपल, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है जिसको कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके पास कौन से प्रॉपर्टी होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और मैंने जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन के टाइम पे भी, प्रोसेस के टाइम पे भी, मैंने ये बताया था कि ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास एक्स्ट्रा जीन होता है, जिसकी वजह से वो जो भी बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। मतलब आप उसको एम्फिसिलिन दो या टेट्रासाइक्लिन दो, अगर उसके पास एम्फिसिलिन के अगेंस्ट में जीन है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में अगर जीन है, तो वो एम्फिसिलिन की वजह से भी नहीं मरेगा, टेट्रासाइक्लिन की वजह से भी नहीं मरेगा, उल्टा वो उन एंटीबायोटिक्स के असर को जायल कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो बच्चों ये था। अब उसमें एक और फ्लैजेला। फ्लैजेला फ्लैजेला क्या है? तो ये बाल की तरह, क्या है ये? बाल की तरह दिखने वाला एक उज़ुचा है। और ये जो बाल की तरह दिखने वाला उज़ुचा है, ये कहां से बनता है? तो इट इज ओरिजिनेट, या बनता कहां से है? तो ये बनता है फ्रॉम सेल वॉल। कहां से बनता है ये? सेल वॉल से बनता है। और ये जो फ्लैजेला है, ये बेसिकली किस लिए काम करता है? तो ये फ्लैजेला जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया की हरकत, बैक्टीरिया की हरकत, यानी हरकत में या सिंपल में और लिख रहा हूं, मोटिलिटी। कहां पर मदद करता है ये? बैक्टीरिया की मोटिलिटी में हेल्प करता है।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हरकत करते हैं यानी हरकी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गैर हरकी होते हैं, जिनके अंदर कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता। तो जिनके पास मूवमेंट होता है या जिनके पास हरकत होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करते हैं, उनका पास या उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है फ्लैजेला। इसी तरह से कुछ और भी स्मॉल हेयर होते हैं या छोटे बाल होते हैं। वो छोटे बाल या जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उनमें एक एग्जांपल है पीलिया, पीला है, या एक एग्जांपल है फिम्बरी। क्या है? फिम्बरी। ये पीला और फिम्बरी क्या करते हैं, ये बेसिकली चिपकने चिपकने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी कोई बैक्टीरिया है तो उसको किसी सरफेस पे किसी जगह पे चिपक रहा है, जैसे गर्ल्स में चला गया, पेट में चला गया, या हमारे जिस्म में किसी और पार्ट पे चला गया, वहां उसको चिपकना है, तो वो चिपकने में कौन हेल्प करेंगे, उसकी फिम्ब्रिया और पीला है। बट ये जो ऑर्गन है ये गैर हरकी है, यानी ये गैर हरकी है, मतलब ये मूवमेंट में या मोटिलिटी में कहीं पर भी मदद नहीं करेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर मेनली जो मोटिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो फ्लैजेला की वजह से होती है। अब हमको एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा डिटेल इसमें नहीं दी, क्योंकि फ्लैजेला के नंबर और फ्लैजेला के अरेंजमेंट की बुनियाद पे बैक्टीरिया को बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, इसलिए हम उसको कोई डिस्कशन में नहीं ला रहे हैं। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। अदीबा बेटा, मूवमेंट और मूवमेंट, मूवमेंट 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 मतलब मुहिम को बोलते हैं, मूवमेंट मतलब जहां पर आप हिलते हैं डुलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी मूव होते हैं। मूव होना मतलब हिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था या बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के आपके सामने रखे। नाउ अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल या नोआकी सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल या नोआर्किक सेल। तो बेसिकली हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल दो तरह के, एक मतलब उनको दो बड़े ब्रॉड ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्लांट और एक है एनिमल। ठीक है, एक है पौधों के अंदर और एक है जानवरों के अंदर। ठीक है, ठीक है, हो गया बच्चों, बढ़ना है आगे। नाउ तो इसमें प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। और बाकी के जितने ऑर्गेनल है उनके फंक्शंस। नाउ अगर हम प्लांट सेल की एनिमल सेल की बात करें, तो फॉर एग्जांपल तो ये है प्लांट सेल, और यहां पर मैं बना रहा हूं एनिमल सेल। नाउ प्लांट सेल और एनिमल सेल को मैं थोड़ा सा और जरा को दूर कर रहा हूं, ताकि बार बार डबल डबल लेबलिंग करने की जरूरत ना पड़े। ये है एनिमल सेल। नाउ इन दोनों के पास है न्यूक्लियस और उसके अंदर है
डीएनए मटेरियल और उसके साथ है न्यूक्लियस। फिर इनके पास है ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना उसके बाद यहाँ पर है छोटा सा ऑर्गेनली, इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी। कहते हैं इसको गोल्जी बॉडी। फिर इनके पास एक बड़ा सा ऑर्गेनल है जिसको कहा जाता है वैक्यूल। क्या कहा जाता है इसको? वैक्यूल। और इनके पास एक छोटा सा ऑर्गेनल है, उसको कहा जाता है लाइसोसोम। क्या कहते हैं उसको? लाइसोसोम। फिर यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर एक ऑर्गेनल है कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर है राइबोसोम्स। यहाँ पर भी क्या है? राइबोसोम्स। फिर ये जो वॉल है, ये वॉल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके पास भी ये जो वॉल है इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो वॉल है इनके पास वो है सेल वॉल। इनके पास कुछ स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स। ठीक है बच्चों। और अब ये जो स्पेस है जहां पर ये सारे ऑर्गेनल रखे हुए हैं, ये है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर भी से ये क्या है? साइटोप्लाज्म। जहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर ये सब रखे हुए हैं, वो स्पेस है साइटोप्लाज्म। हो गया? बन गया? बन गया बच्चों डायग्राम? ठीक है बच्चों। बच्चों 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट में आए।
ना बच्चों, ठीक है। आज की क्लास कब तक है? जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना बच्चों। हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन भी, कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक सवाल पूछता है, ठीक है, शायद जीनत का सवाल था। वो ये था कि इंक्लूजन बॉडीज, तो बच्चों थोड़ा फास्ट चलने में कुछ चीजें छूट जाएंगी ना, तो याद दिलाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? इन केस ऑफ पेश नोवा की खलिया, जो पेश नोवा की खलिया है, तो उनके अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड मतलब स्टोर फॉर्म ऑफ फूड मतलब जमा शुदा ग़िज़ा। तो वो जो जमा शुदा ग़िज़ा होती है वो होती है ग्रेन्यूल के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, ग्रेन्यूल्स मतलब दाने। तो ये जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन मतलब अंदर ऐड करना, अंदर लेके रखना। जैसा हम कहीं सफर पे जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, तोशा वगैरह साथ में ले लेते हैं, डब्बा वगैरह बन के ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग़िज़ा को जमा करते हैं और लेके जाते हैं। या कभी हमको मालूम है कि आगे कुछ हो सकता है, दोबारा कोरोना आ गया तो दोबारा हड़ताल लग जाएगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, ग़िज़ा पहले भर के रख देंगे। इस तरह से प्लांट सेल, ये जो पेशनवाते खलिए होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग़िज़ा जमा करके रख देते हैं। वो जिस फॉर्म में जमा करके रखते हैं वो होता है दानेदार, या वो होता है ग्रेन्यूल फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। जैसा अभी जो बनाते हैं तो उसमें है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन दाने, या फॉस्फेट दाने, है ना। तो ये छोटे छोटे दानों के फॉर्म में जो भी इनकी नीड है उसको जमा करके रख लेते हैं, उसको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, क्लियर दिनात? ठीक है। नाउ बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो ये जो प्रो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो होती है लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर। कैसी होती है वो? लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर जो लिपिड है या जो चर्बी है, चर्बी की दोहरी परत से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर है। चर्बी की वहां पर दोहरी परत होती है। फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन है और इसके अंदर लिपिड है। इसका जो कंपोजिशन है उसमें एक प्रोटीन है, दूसरा इसमें क्या है, लिपिड है। लिपिड यहां पर तीन तरह के हैं। एक लिपिड है जिसको कहा जाता है फॉस्फोलिपिड, एक लिपिड है जिसको कहा जाता है फॉस्फोग्लिसराइड, और एक लिपिड है जिसको आप बार बार सुनते रहते हैं, वो है कोलेस्टेरॉल। वो क्या है? कोलेस्टेरॉल। और जो प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है जिनको कहा जाता है इंटरनल
यानी अंदरूनी, और दूसरे होते हैं जिसको कहा जाता है एक्सटर्नल, या उनको कहा जाता है पेरीफेरल। क्या कहा जाता है? पेरीफेरल, या उनको कहेंगे बैरूनी। क्या कहेंगे उनको? बैरूनी। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि प्रोटीन है और लिपिड है ना बच्चों। यहाँ स्पेशली जो फॉस्फोग्लिसराइड है, यहाँ फॉस्फोग्लिसराइड है और फॉस्फोलिपिड है। तो यहाँ जो फॉस्फोलिपिड है, इन फॉस्फोलिपिड के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर। ये फॉस्फोलिपिड इस तरह से होता है, इसका ये है हेड और उसका ये है टेल, यानी ये दूम है और ये उसका सर है। ये जो सर होता है, ये सर होता है हाइड्रोफिलिक। ऐसा होता है ये हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसको पानी से मोहब्बत है, पानी से मोहब्बत है मतलब वो पानी में रह सकता है। और हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से, ठीक है। तो मैंने ये लफ्जी तर्जुमा इसलिए किया ताकि आपको याद है। फिलिक, फिलिक वर्ड होता है मोहब्बत के लिए, फोबिया होता है डर के लिए, खौफ के लिए। तो इस तरह से, तो अभी जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है? तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि बाहर, ठीक है। तो ये है हेड और ये है टेल। ये एक परत है, ये दूसरी परत है। ये एक परत है, ये दूसरी परत है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लिपिड बाय लेयर। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? लिपिड बाय लेयर। फिर हमने कहा कि इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन वो होते हैं जो अंदर की जानिब होते हैं। क्या होते हैं? अंदर की जानिब होते हैं। और कुछ प्रोटीन वो होते हैं जो बाहर की जानिब होते हैं। तो जो प्रोटीन अंदर है उनको हम कहते हैं अंदरूनी यानी इंटीग्रल, और जो प्रोटीन बाहर होते हैं उनको हम पेरिफेरल कहते हैं या एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिए, ये लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं? ये प्रोटीन्स है। क्लियर? ना बच्चों, 1 मिनट का ब्रेक, और वो अगर आप लोगों को चाय पीना है तो आप लोग चाय वगैरह पीकर आ जाइए। 2 मिनट में मैं आता हूं।
लो बच्चों आ गए। जल्दी जल्दी आ जाओ, चाय भी कर। ओके ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लिपिड का लेयर, लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड बाहर होता है और टेल अंदर होता है ना। बच्चों यहाँ एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सैंडर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट है जिनका नाम है सेंगर एंड निकोलसन। इन्होंने लिपिड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो कलवी झिल्ली है, ये कैसी होती है उसके ऊपर उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया हुआ है। उन्होंने एक मॉडल दिया है। वो मॉडल क्या है? उस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बात है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात यह है कि ये जो नेचर है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दरमियानी हिस्सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दरमियानी हिस्सा है वो फ्लूइड है, या हम कहेंगे कि वो कैसा है? लिक्विड है, या हम कहेंगे कि वो माय है। कैसा है वो? माया है। और माया या फ्लूइड होने का फायदा क्या है? तो यहां पर होता है लैटरल मूवमेंट। उसकी वजह से क्या आसान हो गया वाला है? लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या है? तो लैटरल मूवमेंट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी मटेरियल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा कि सेल की ग्रोथ हो सकती है, वहां पर सिक्रीशन है, जैसा हम ये कहते हैं ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंड है, वो सिक्रीशन करते हैं। तो ये सिक्रीशन कैसा करते हैं? सिक्रीशन होने के बाद वो सेल से बाहर कैसा आएंगे, या सेल की एक जगह से दूसरी जगह कैसा जाएंगे, तो उसकी बड़ी वजह ये है, वो सिंगर और निकोलसन ये कहते हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि इसका जो दरमियानी हिस्सा है वो कैसा है? दरमियानी हिस्सा फ्लूइड है या लिक्विड है या माय है। नतीजे में ये होता है कि वहां पर क्या देखने को मिलता है? लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट आमतौर पे आजू बाजू, यानी इधर जाना फिर इधर जाना, या आपके पास एक आजादी है, आप ऐसा गोल घूम के आ सकते हैं, चाहे आप ऐसा जाओ चाहे आप ऐसा जाओ, तो वो है लैटरल मूवमेंट। हो गया बच्चों? Now, बच्चों ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो लास्ट लेक्चर में जब हमने प्लांट की स्टडी की तो प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट। प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट। उस वक्त सेम ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़े थे, लेकिन उसको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। वो क्या था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो बड़ा फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। बड़ा फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी नकलो हमल। और यहाँ पर जो नकलो हमल होती है, यहाँ पर वो दो तरह से होती है। एक जिसको हम कहते हैं पैसिव, और एक जिसको हम कहते हैं एक्टिव। मेरे मुताबिक जब मैं ये बहुत सारी बातें आपको समझाऊंगा तो शायद आपका, अगर आप लोगों ने प्लांट का जो लास्ट चैप्टर हुए अगर उनको पढ़ा है तो बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पर तवानाई की जरूरत नहीं होती है, यानी वहां पर किसकी जरूरत नहीं है? एटीपी की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पर एटीपी, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, तवानाई की जरूरत होती है। ठीक है।
दूसरा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एक अमल होता है जिसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं उसको हम? सिंपल डिफ्यूजन, या उसको कहते हैं सादा नफूज। क्या कहते हैं उसको? सादा नफूज। दूसरा होता है जिसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं? इमदादी नफूज। याद आ रहा है? फिर सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने कहा था कि जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। और अगर यही सिंपल डिफ्यूजन अगर पानी का हो, वाटर का हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी पानी जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है एक मेम्ब्रेन के जरिए या किसी मेम्ब्रेन के जरिए, तब उसको क्या कहेंगे हम? ऑस्मोसिस। ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? तो आपको याद होगा कि वहां पर कौन काम करते हैं? कैरियर प्रोटीन, या जिसको हमने कहा था इमदादी प्रोटीन। फिर हमने ये पढ़ा था कि इमदादी प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि वो इमदादी प्रोटीन क्या करते हैं? किसी भी जो भी मॉलिक्यूल है उसको, और ये इमदादी प्रोटीन भी कैसे होते हैं? बहुत मखसूस होते हैं, बहुत मखसूस होते हैं। यानी अगर ग्लूकोज के लिए है तो वो सिर्फ ग्लूकोज चले जाएंगे, सोडियम के लिए है तो सोडियम को ही लेके जाएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं लेकर जाएंगे। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनके पास क्या होता है? तीन तरह से ये काम करते हैं, जो हमने प्लांट की केस में पढ़ा हुआ है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, है ना? नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर काम कब होता है? तो ये काम करते हैं अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना? हमेशा ये इर्तिकाजी ढलान के मुखालिफ सिमत में काम करते हैं। इर्तिकाजी ढलान के मुखालिफ सिमत में काम करते हैं, यानी हमेशा यहां पर क्या होता है? अपनी कम मिकदार से, किस तरफ? अपनी कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ लेकर जाने का ये क्या करते हैं? काम करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक अच्छी एग्जांपल जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो कौन सी है मालूम है आपको? वो है सोडियम पोटेशियम पंप। कोई बता सकता है सोडियम पोटेशियम पंप हमने कहां पर पढ़ा है? सोडियम पोटेशियम पंप हमने कहां पढ़े? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जब हमने कहा कि हमारा जो न्यूरॉन है वो हमेशा पोलर स्टेट में, रेस्टिंग फेज में मेंटेन होता है, तो बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम, इसको मेंटेन करना है। कभी सोडियम पंप ओपन हो गया, सारे सोडियम अंदर आ गए, लेकिन बाद में उसको बाहर भी तो डालना है, तो बाहर डालना है, बाहर उसको ले जाना है, तो बाहर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम का, अंदर पोटेशियम का हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी सोडियम को बाहर ही डालना है, पोटेशियम को अंदर ही लाना है। तो ये एक्टिव रोल जो प्ले करता है, ये कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और वो किसकी एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है। और अगर हमें थोड़ी देर के लिए बोलूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जाम्पल वहीं से कौन सी होंगी, तो बताइए। समझ आया मेरा क्वेश्चन? अगर वही न्यूरल कंट्रोल में से अगर मैं ये पूछूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की एग्जांपल क्या होगी, चालवा दो हो गया? सर। हाँ, माइक बंद करो। कौन है ये? पठान, उबाज। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये क्या है?
मतलब अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब सोडियम बाहर बहुत ज्यादा है, सोडियम अंदर कम है, तो वो चैनल जो है वो ओपन अगर हो गया तो पूरा अंदर आ जाएगा। तो चैनल के थ्रू आ रहा है, मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वहां पर एक कैरियर प्रोटीन लगा हुआ है, वो उनको अंदर आने के लिए क्या करेगा, इजाजत देगा। क्लियर बच्चों? अदीबा जहां, अमड़ापुरी। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ना बच्चों हम बात कर रहे हैं सेल वॉल, खंडवी दीवार, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। खंडवी दीवार या सेल वॉल, ये जो सेल वॉल होती है, मैंने वहां पर बहुत ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बताया, तो ये सेल वॉल जो होती है ये कैसा होता है, ये बेजान खलियों से बना होता है। दूसरा, ये क्या करता है, ये सेल या खलिए की साख तय करता है। क्या करता है ये, जो भी खलिया है उस खलिए की साख किस तरह से रहेगी उसको भी तय करने वाला सेल वॉल है। सेल वॉल हमको कहां कहां देखने को मिलता है, तो एक तो हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका कंपोजिशन अलग। इसी तरह से सेल वॉल कहां देखने को मिलती है, तो प्लांट में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, algae में, प्रोटिस्ट निकाल दीजिए यहाँ से, या चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फंजाई एल्गी के अंदर। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गी, इनके पास होता है, बट इनका जो कंपोजिशन है ये कैसा होता है, मुख्तलिफ होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, उसके अंदर होता है हेमी सेल्यूलोज, उसके अंदर होता है पैक्टीन। ठीक है, ये मटेरियल इनके सेल वॉल के अंदर होती है प्लांट की। इसी के मुकाबले में अगर एल्गी की बात करें, तो एल्गी की वॉल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, उसके बाद उसके अंदर होता है मैंगनीज, इसी तरह से उसके अंदर होता है गैलेक्टांस, गैलेक्टांस, इसी तरह से उसके अंदर होता है प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं उसको, काइटिन। तो यहाँ पर बहुत बेसिक याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल का कंपोजिशन, एल्गी की सेल वॉल का कंपोजिशन, फंजाई की सेल वॉल का कंपोजिशन, उसी के सामने मैं प्रोकैरियोट का लिख देता हूँ ताकि आपके सामने कंपैरिजन रहे। प्रोकैरियोट के अंदर क्या होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन, क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। हाँ बच्चों, हम चूंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं। प्लांट सेल वॉल जो होती है उसके, उसका काम क्या होता है, ये जो प्लांट सेल वॉल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट सेल वॉल है, अब ये जो प्लांट सेल वॉल है, इस प्लांट सेल वॉल के दरमियान में, यानी दो सेल की जो प्लांट सेल वॉल है, इसको दो
प्लांट के सेल को जोड़ने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, इसको कहा जाता है लैमिना। क्या कहते हैं इसको? लैमिनी। क्या कहते हैं इसको? लैमिनी। ये लैमिनी क्या करती है? दो प्लांट सेल को जोड़ के रखती है। और इस लैमिनी के अंदर, या हम ये कहेंगे कि जो सेल वॉल है उसके अंदर एक चैनल होता है, एक चैनल होता है। इस चैनल को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं उसको? प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पर होंगे, यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना है, कुछ लेना देना है, कुछ शेयर करना है, तो उस तरह के कामों के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर यहाँ पर जो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ होता है लैमिना। इस लैमिना को कहा जाता है मिडल लैमिनी। क्या कहा जाता है इसको? मिडल लैमिनी। ये जो मिडल लैमिनी है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये मिडल लैमिनी बनी हुई होती है कैल्शियम पैक्टेट। इसकी बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट। नाउ दूसरी बात और याद रखिए कि ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल एक होती है, उसको कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल, और एक होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसको कहते हैं? प्राइमरी सेल वॉल का मतलब वो होता है कि जब प्लांट या पौधा जर्मिनेट होता है, ग्रोथ करने लगता है, उगने लगता है, उस वक्त जो हरा हरा कलर का उसका पोर्शन होता है तो वो होता है प्राइमरी सेल वॉल। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो हरा पोर्शन ब्राउन हो जाता है, यानी जिसको हम लकड़ी की छाल कहते हैं, वो क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसी दिखाई देती है? वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है। और यही प्राइमरी सेल वॉल जब क्या बन जाती है? ब्राउन या भूरा रंग, इस तरह की बन जाती है, भूरे रंग की बन जाती है, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर कोई वॉल है, इस प्लांट के ऊपर कोई वॉल है और ये ग्रीन है, ग्रीन है, तो ये कौन सी वॉल हो गई? ये हो गई प्राइमरी। ये कौन सी हो गई? प्राइमरी वॉल। लेकिन यही वॉल आगे चल के क्या बन जाएंगी? ब्राउन कलर की। यही वॉल आगे चल के क्या बन जाएंगी? ब्राउन कलर की। तो ये बन गई सेकेंडरी वॉल। ये क्या बन गई? सेकेंडरी वॉल। फिर दोबारा क्या बनेगी? ग्रीन कलर की वॉल फिर बनेगी वो सेकेंडरी वॉल। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है कि अंदर की जानिब, यानी उस सेकेंडरी वॉल के अंदर की जानिब जो वॉल होगी वो वॉल हमेशा कौन सी रहेंगी? प्राइमरी वॉल। और वो हमेशा किस तरह से होगी? ग्रीन। और जो बाहर से होंगी जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी सेल वॉल, वो कैसी होगी? भूरा रंग। और एक बात कि जो प्राइमरी वॉल के जितने भी सेल होते हैं वो जिंदा खली होते हैं। कैसे होते हैं वो? जिंदा खली। और सेकेंडरी वॉल के पास जो खली होते हैं वो कैसे होते हैं? मुर्दा खली। कैसे होते हैं? मुर्दा खली। क्योंकि अगर ये जिंदा है तो इनके पास प्रोसेस चलता रहेगा, फोटोसिंथेसिस वगैरह का, नतीजे में उनका कलर हमेशा ग्रीन रहेगा। वो मुर्दा हो गए या उनकी डेथ होगी, नतीजे में वो धीरे धीरे कैसे दिखाई देंगे? आपको भूरे रंग के दिखाई देंगे। अलगी में सेकंड क्या है? तो सेकंड है मैग्नेंस। मैग्नेंस। ठीक है। हो गया बच्चों? नेबरिंग सेल का मतलब क्या है? ये जो सेल है ये एक दूसरे के साथ है, ये सेल है और ये उसका नेबर है, पड़ोसी। पड़ोसी है ना ये एक दूसरे के, तो उसको बोलते हैं नेबरिंग सेल। सानिया तरन्नुम। हो गया बच्चों? तो ये था सेल वॉल। वॉल का कंपोजिशन अलग अलग,
नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दरून माय या उसको और जाल, दरून का मतलब होता है अंदर, ठीक है, दरून माय जाल। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनली, कुछ उज़ुज ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन यानी बाहमी रब्त के साथ काम करते हैं। तो जो अज़ुज या ऑर्गेनली एक दूसरे के साथ बाहमी रब्त कायम करके काम अंजाम देते हैं, उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कहते हैं उन्हें? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ये जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें कौन कौन आता है? तो इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली एक होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्जी बॉडी, तीसरा है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम एनिमल में होता है, और एक और होता है जो प्लांट के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। क्या कहते हैं? वैक्यूल। ये मिलके क्या बनाते हैं? दरून मायाजाल। यहां पर भी इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है अंदरूनी झिल्लियों का जाल। ठीक है, हो गया बच्चों? तो बच्चों मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में, लेकिन वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये क्या होती है? तो जैसा अभी मैंने लिखा था कि ये क्या है? दरून मायाजाल। दरून मायाजाल का मतलब क्या है? ये खलियों के अंदर नेटवर्क होता है। रेटिकुलम मतलब, रेटिकुलर जब हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, जब हमने ब्रेन पढ़ा तो ब्रेन में हमने पढ़ा गैंग्लियन यानी नेटवर्क होता है गैंग्लियंस, तो वो रेटिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी एक मतलब अगर कोई स्टिमुलाई आता है तो वो पूरे ब्रेन के हर खलिए तक जाता है, यानी पूरा जाल बिछा हुआ है और उस जाल के जितने भी खलिए वो सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं रेटिकुलम। तो चूंकि हमारा जो सेल है, हमारा जो खलिया है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक नलियों का एक पूरा जाल होता है, और ये जाल जो होता है ये नलियों की तरह बना होता है। ये जो जाल है, ये जाल, इसको कहा जा रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नलियों का जाल। नलियों का जाल जो पूरे साइटोप्लाज्म में
फैला होता है। उस नलियों के जाल को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम ईआर कह रहे हैं, इसके अंदर दो पार्ट है। एक है जिसको कहा जाता है एस ई आर और एक है जिसको कहा जाता है आर ई आर। एस ई आर को कहा जाता है स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको और उर्दू में कहते हैं हमवार, और हम उसको कहते हैं गैर हमवार। अब जब हम हमवार या गैर हमवार बोलते हैं तो उस चीज को बोलते हैं, एक चीज जो फ्लैट है, सीधी है, और एक चीज जिसपे मतलब कुछ गड्ढे हैं, खड्डे हैं, कुछ चढ़ाव उतार है, तो हम उसको बोलते हैं गैर हमवार। तो इसको गैर हमवार या आरईआर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की मौजूदगी, राइबोसोम की मौजूदगी की वजह से ये क्या बन जाता है? गैर हमवार, या ये कैसा दिखाई देता है? रफ। और राइबोसोम की गैर मौजूदगी, राइबोसोम की गैर मौजूदगी की वजह से कैसा दिखाई देता है? हमवार सतही दिखाई देता है। तो याद रखना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो और इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये है कि ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती है। कहाँ काम करती है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन की तालीफ। कहां पर काम करती है? प्रोटीन की तालीफ। और ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चर्बी चर्बी की तालीफ, या हम कहेंगे लिपिड सिंथेसिस। इसी तरह से एचसीआर स्टेरॉइड हार्मोन, क्या बनाने का काम करती है? स्टेरॉइड हार्मोन। तो याद रखना कि जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है वो सब कहां से बनते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। मतलब सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि यहां से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि ये प्रोडक्शन यूनिट है। कौन सा यूनिट है? प्रोडक्शन यूनिट है। और ये एचआर है, यही कंपनी में रहता है ना, तो ये बॉस है। ये बॉस बोलेगा क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो बॉस कहेगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन बनाना है तो वो प्रोटीन बनाएगा, या बॉस कहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चर्बी बनाना है, लिपिड बनाना है, तो वो लिपिड बनाएगा। तो ये कौन सा यूनिट है? प्रोडक्शन यूनिट है। तो हर कंपनी में क्या होता है? एक एचआर होता है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने वाला होता है, फिर उसके बाद एक प्रोडक्शन यूनिट होता है जो बनाता है, फिर एक पैकेजिंग यूनिट होता है और एक ट्रांसपोर्ट यूनिट होता है। तो इसी तरह से हमारे सेल के अंदर भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसी तरह का है। कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं, कुछ पैक करने वाले, कुछ ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी हमने जिनकी बात की है वो कौन है? ये बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन करने वाले हैं। रफ, ROUGH, रफ। नाउ बढ़ना है बच्चों आगे। नाउ दूसरा है गोल्जी बॉडी। दूसरा कौन है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होते हैं? तो गोल्जी बॉडी, ये अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो ये स्टेन, स्टेन मतलब रंग भरी हुई, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको देखना है तो रंग भरना पड़ेगा।
और जब आप इसको रंग भरी हुई देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, आपको ये ऐसा दिखाई देगा जैसे चपटी, चपटी मतलब फ्लैट, डिस्क लाइक, कैसी है, डिस्क लाइक, और ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर मतलब नलियों की तरह, कैसी है, नलियों की तरह, और पैरेलल, कैसी है, पैरेलल यानी मुतवाजी, कैसी है, मुतवाजी, एक दूसरे के सामने। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसको अगर मैं इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ये पूरे फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, और एक दूसरे के सामने कैसे अरेंज होते हैं, मुतवाजी अरेंज होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी। इसका जो इनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ढूंढ के निकाला उनका नाम था कैमेलियो, कैमेलियो गोल्जी, इसीलिए इसका नाम है गोल्जी बॉडी। नाउ बच्चों, ये गोल्जी बॉडी के अंदर एक कंसेप्ट याद रखिए, ये वाला जो सिरा है इसको कहा जाता है सिस, और ये वाला जो सिरा है इसको कहा जाता है ट्रांस। सिस और ट्रांस में क्या फर्क है, ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है फॉर्मिंग, और ये वाला जो सिरा है इसको कहा जाता है मैक्सुअल। अब ये फॉर्मिंग और मैक्सुअल क्या है मैं इसको आगे समझा रहा हूं। बेसिकली होता क्या है कि जैसा हमने कहा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाएगा। ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना देगा, कोई प्रोटीन बना देगा। अब इस प्रोटीन को भेजना है, इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये प्रोटीन आएगा किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ से होता हुआ आखिर में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये गोल्जी बॉडी होगा, और उसको उसकी पर्टिकुलर जो लोकेशन है वहां पर भेज देंगे। लोकेशन का मतलब क्या है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को लग रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लग रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्रोटीन जिसकी नीड होगा उस प्रोटीन को उस तक पहुंचाना है, ये काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि गोल्जी बॉडी का एक जो बड़ा काम है वो है ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जो भी प्रोटीन बनेगा, जो भी लिपिड बनेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन करना किसका काम है, गोल्जी बॉडी का। दूसरा कि ये यहाँ पर एक और काम अंजाम देते हैं जिसको कहा जाता है मॉडिफिकेशन। एक और काम क्या होता है, मॉडिफिकेशन, यानी वो तरतीब देते हैं। क्या मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन बना, अब ये जो प्रोटीन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सा प्रोटीन चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन सा प्रोटीन चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ तो सिर्फ प्रोटीन बनाना, अब उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना है, मतलब उस प्रोटीन के ऊपर क्या ऐड करना है, ग्लूकोज। तो जब उसको ग्लूकोज को प्रोटीन के ऊपर ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, या फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लिपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के ऊपर क्या ऐड करना है, लिपिड ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, लिपोप्रोटीन। तो ये जो मॉडिफिकेशन का काम है वो कौन अंजाम देता है, गोल्जी बॉडी। इसी तरह से ये एक और काम अंजाम देता है जिसको कहा जाता है पैकेजिंग। कौन सा काम अंजाम देता है ये, पैकेजिंग। यानी किसी भी चीज को अगर आपको भेजना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पैक करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं या आपको ये चीज यहाँ से कहीं दूर भेज रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इसको पैक करते हैं हिफाजत से जाने के लिए। तो इसी तरह से पैकेजिंग करना काम इसका है, गोल्जी बॉडी का। तो सिंपल याद रखना है आपको, गोल्जी बॉडी के 3 फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। कंप्लीट। ना हो बच्चे, एक और चीज याद रखिए कि ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से आगे हमको और भी कुछ चीजें पढ़ना है,
तो इस गोल्जी बॉडी के इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेसिकल। क्या कहा जाता है इसको? वेसिकल। क्या कहते हैं उसको? वेसिकल। वेसिकल मतलब स्मॉल सैक। क्या कहते हैं उसको? स्मॉल सैक। सैक मतलब थैली, सैक मतलब थैली, सैक मतलब बैग। तो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या कहते हैं? वेसिकल। तो इस वेसिकल के अंदर आप प्रोटीन को, लिपिड को, जो भी आपके नीड की चीज है उसको पैक करेंगे और भेज देंगे। नाउ अब हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइसोसोम। व्हाट इट मीन बाय लाइसोसोम? तो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी एक परत या एक परत या गिलाफ, एक परत या गिलाफ से बना हुआ, से बना हुआ अजूचा। कौन है ये? एक परत या गिलाफ से बना हुआ अजूचा है ये। तो बच्चों ये जो लाइसोसोम है इसको एक और नाम दिया जाता है, वो है सुसाइडल बैग। क्या बोला जाता है इसको? सुसाइडल बैग, यानी खुदकुशी का बस्ता या खुदकुशी का थैली। ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं डिस्पोजल बैग, यानी कचरे का डब्बा या कचरे की थैली। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? इसको कहने की वजह यह है कि ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके पास क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे काम के नहीं है, यानी ऐसे प्रोटीन जो हमारे बॉडी के काम में रहने की जरूरत नहीं है, लिपिड जिनके रहने की जरूरत नहीं है, उनको तोड़ देना। और ये तोड़ने का काम कौन करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। फिर ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक। एसिडिक मतलब 4 to 5। कितना होता है पीएच? 4 to 5 पीएच होता है। और ये 4 to 5 पीएच किसके लिए जरूरी है? ये जरूरी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के काम करने के लिए। ठीक है ना बच्चों? अब मैं इसको है ना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ जोड़ रहा हूं। हमने कहा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसने कोई प्रोटीन बनाया या उसने कोई लिपिड बनाया। उस प्रोटीन और उस लिपिड को आगे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। अब इत्तेफाक से ये हुआ कि उस प्रोटीन की हमको नीड नहीं है या उस लिपिड की हमको नीड नहीं है। तब क्या होगा? ये जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है जो उस प्रोटीन को, उस लिपिड को लेकर जा रहा है, उस प्रोटीन को क्योंकि हमको नीड नहीं है तो उस प्रोटीन को क्या करते हैं ना? ब्रेक डाउन। तो साथ में क्या करते हैं? इस वेसिकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये जो वेसिकल है, ये वेसिकल अब क्या बन गया? लाइसोसोम। ये अब क्या बन गया? सुसाइडल बैग। अब ये क्या बन गया? डिस्पोजल बैग, यानी कचरा की डब्बा या कचरे का डब्बा बन गया। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल था या जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आने वाली चीजें हैं उसको हमने उस वेसिकल में डाल दिया, प्लस उसके अंदर क्या ऐड कर दिया? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब वो प्रोटीन का, वो लिपिड का जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आने वाले हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और उनको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा काम लाइसोसोम करता है ना बच्चों। एक और चीज आपको याद दिलाना है। अक्सर रमजान में आप एक वीडियो देखते होंगे, उस वीडियो के अंदर आपने ये टर्म देखा होगा, ऑटोफेजी। किसी ने देखा क्या? आज से 3 साल पहले एक साइंटिस्ट थे, उनको इस काम की वजह से अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज। ऑटोफेजी वाली ये वीडियो आप में से किसी ने देखा है क्या?
ना इस मर्तबा अगर रमजान आएंगे तो ये वीडियो बिल्कुल आएंगी, ये वीडियो आएंगी रमजान में। वो क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर वो जो साइंटिस्ट था उसने एक तरीका ढूंढ के निकाला जो हमारा इनबिल्ड है, हमारा अपना खुद का है। अल्लाह ताला ने पहले से ये नज्म हमारे अंदर रखा है कि जब हम रोजा रखते हैं तो रोजा रखने की वजह से होता क्या है, उस रोजे की वजह से ये होता है कि हम अक्सर कहते हैं कि जो गैर जरूरी चीजें, जो गैर जरूरी मादे हमारे जिस्म में स्टोर हो गए उनका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन, उनको बॉडी बाहर कर देती है। तो होता कैसा है, तो वो होता है बाय यूजिंग लाइसोसोम। वो काम कौन करता है हमारे जिस्म में, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, उस वक्त जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबको अपने अंदर लेके उनका ब्रेक डाउन करके उनको बॉडी से बाहर भेजता रहता है। और ये जो अमल होता है उसी अमल को क्या कहते हैं, ऑटोफेजी। क्या कहते हैं उसको, ऑटोफेजी। तो ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, इसको आप कभी समझिए, इसको पढ़िए, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। तो उसके यानी कैंसर का एक तरीका जो, तो इसलिए होता क्या है कि ऑटोफेजी में जो माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल के नहीं है या जो सेल इस्तेमाल के नहीं है उनको किसके अंदर